यार ये बंदा डिजर्व करता है कि इसको कोई कहीं से ना रिकॉग्निशन मिले। क्योंकि जो फैशन शो की कोलैबोरेशन है वो एक कनेडियन बेस्ड कंपनी के साथ के नाम जानता था, वीडियोस देख के आया था। ये इसने ना मेरी ज़िंदगी बदल दी। जो है वो तकरीबन 46 से 48% ई कॉमर्स पे रिटेल उसका आ चुका है। हम अभी 5% से भी नीचे हैं। अब हम कर रहे हैं होलसेल, कामयाब हो जाएंगे यार। वो बंदा 1 लाख कमा रहा है, हम कमा सकते हैं। लेकिन इसकी जो सेल होती है नाइसर डाइसर याद है एज सीन ऑन टीवी की जो चाइना की प्रोडक्ट्स है, ये जी आज ले और ये 4000 की प्रोडक्ट 3000 रुपए में ये, और इसके साथ अभी रुके ऑर्डर प्लेस करें 4। तो बेबी का रिबेट कितनी बेची थी? उमर भाई ने तो यार उमर भाई ने तो उसका स्टॉक शायद पाकिस्तान में किसी ने इतनी ज्यादा नहीं बेची होगी जितनी लिटरली उसकी वजह से कस्टमर भी आपका हर्ट होता है, और जो ओरिजिनल जेन्युइन लोग अपने ब्रांड्स के लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी एट द एंड हर्ट होते हैं। टिकटॉक इज द आई थिंक मोस्ट इमर्जिंग मार्केट। और लेकिन कोई ये कहते ना कि भाई 50 किलोमीटर में आप कराची पहुंच जाएंगे तो जहाज से भी जो है ना जाके आप नहीं पहुंच सकते। ऐसी प्रोडक्ट्स का सेट बनाया जिनकी प्राइस 1000 से 1500 के दरमियान थी, मतलब मैक्सिमम प्राइस 1500। वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है टिकटॉक पे। जैसे ई कॉमर्स के ये जिससे बात करनी है ना वो माइक पकड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? अक्सर औकात हम लोग बैठ के ना ये गपशप सीरीज़ करते हुए ये सोचते थे यार कोई इस तरह की बैठक हो जहाँ पे बैठ के ना हम लोग खुद आराम से गपशप लगा के रिलैक्स होके ज़मीन में बैठ के बात करें। तो आज ये गपशप सीरीज़ का हमने आगाज़ किया है। इसको हमने ई कॉमर्स बैठक का नाम दिया है, और इस ई कॉमर्स बैठक में हम लोग डिफरेंट बात करेंगे बिजनेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, बात करेंगे डिफरेंट सॉफ्टवेयर के बारे में, हालात क्या चल रहे हैं, इंडस्ट्री कहाँ जा रही है, आगे आने वाले क्या इवेंट्स हैं, इस किस्म की चीज़ें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उमर मुबीन से। उमर मुबीन साहब कैसे हैं आप? चेयरमैन साहब ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स। तो ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स पिछले साल हमने देखे हुए हैं, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के हुए हैं। इंडस्ट्री में माशाल्लाह उसने एक पूरा नाम बनाया है। लोग कराची से भी आए, लाहौर से भी आए, सियालकोट से भी आए, गुजरांवाला से भी आए, आउट ऑफ पाकिस्तान से भी हमने देखे अल्हम्दुलिल्लाह आए। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी जो हमेशा से ना, मैं जब भी जॉब कर रहा था ना अपने पूरे करियर में, मैं हमेशा हर जगह डिफरेंट कंपनीज में काम किया है। वहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिलते थे जो मैं कहता था यार ये बंदा डिजर्व करता है कि इसको कोई कहीं से ना रिकॉग्निशन मिले। वो रिकॉग्निशन ऐसी हो जो कि इसके काम को सराहे, क्योंकि उसने वाकई ना सिर्फ उस कंपनी के लिए बल्कि उस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छे काम किए। तो इसका मेरा हमेशा से ना एक ख्वाब था। वो ख्वाब अल्लाह का शुक्र है जीडीए के थ्रू कंप्लीट हुआ। उसमें हमने मेहनत की, उसका हमने देखा आगे बहुत ज़बरदस्त हमें उसका रिस्पांस भी मिला, और इंडस्ट्री से जिस किस्म का रिस्पांस मिला, जो रिकॉग्निशन मिली, जो डिफरेंट डिविजन्स में लोग उसको जीते, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ थी। तो इस साल भी माशाल्लाह होने जा रहा है। क्या डिटेल्स हैं, कब हो रहा है, किन किन कंपनीज़ में किन किन इकोसिस्टम के लोग इसके अंदर शामिल है, उसमें थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा इधर भाई, जो आपने चीज़ें बताई, मकसद पर्पज़ कुछ हमारे भी ऐसे ही थे कि हमारे सर्कल में, सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं, जहांगीर भाई जैसे, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। या ई कॉमर्स में आप अवार्ड्स में देखें तो बहुत सारे अवार्ड शो हो रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। वो सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाले नहीं, वो दूसरे भी हो रहे हैं। वो आपके फ्रीलांसर्स के अवार्ड भी हो रहे हैं, और आपके ये डॉक्टर वाली साइड के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे भी चल रहे हैं, और इस तरह बहुत सारे वो और भी इस तरह के शोज़ हो रहे हैं। तो वो अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी मकसद से हमने कहा हम अपनी ई कॉमर्स इंडस्ट्री और टेक इंडस्ट्री को थोड़ा सा बूस्ट करें, ठीक है, और इनके जो इंडिविजुअल्स हैं स्पेसिफिकली उनको थोड़ा सा एप्रिसिएशन दें, और उनको थोड़ा सा मोरल ज़रा हाई करें, मोटिवेशन दें उनको। तो ये हमारा मकसद था। और इसका जो नाम है उसके ऊपर पूछते हैं जी ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स क्यों? तो ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स का मकसद, पर्पज़, इसके नाम की जो पीछे साइंस है वो ये है कि इसके साथ सबसे पहले हमारे पास ई कॉमर्स एक्सपो यूके लंदन में जो है, ठीक है, उनकी एफिलेशंस है मेजरली। इसके अलावा टेक वीक सिंगापुर, और सिंगापुर से अल्हम्दुलिल्लाह 12 डिफरेंट कंपनीज़ इस साल हमारे साथ इसमें कोलैबोरेशन के ऊपर है। मोरक्को से 2 कंपनीज़ हैं, कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं, और कुछ ई कॉमर्स प्लेयर हैं। तो और इस दफ़ा हम एक फ़ैशन शो को भी बीच में ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं, जो कि IFFC, जिन्होंने पाकिस्तान में हम वगैरह के साथ और 1-2 और शोज़ किए थे यहाँ पे फ़ैशन शो। तो फ़ैशन शो का जो मकसद है, जो पर्पज़ है, वो भी यही है कि वो ब्रांड्स जो कि उस ग्लोबल स्टेज तक नहीं पहुँच सकते, तो उनको भी वो स्टेज प्रोवाइड की जाए। क्योंकि जो फैशन शो की कोलैबोरेशन है वो एक कनेडियन बेस्ड कंपनी के साथ है, और वो उनके पास 200+ पब्लिकेशंस हैं हमारे इस फैशन शो की, और वो सारी आउट ऑफ पाकिस्तान में, ठीक है। उनके जो आगे पार्टनर्स हैं, ठीक है, वो अराउंड 50 के करीब की एक पूरी डेलीगेशन है उनकी, जो कि इस इवेंट में हमारे पास आ रही है। कुछ यूरोप से हैं, कुछ UK से हैं, कुछ USA से, कुछ कनाडा से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से भी हैं, ठीक है। तो उनका भी एक पूरा इस तरीके का नेटवर्क है। तो वहाँ तक हम अपने ब्रांड्स को पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो जो मकसद है वो गो ग्लोबल का है, जो मकसद है वो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स का। बाकी इसके अलावा जो हमारे मकसद हैं, जो हमारे पर्पज़ हैं जहांगीर भाई, वो यही हैं कि हम पूरी इंडस्ट्री को एक जगह पे इकट्ठा कर सकें, ताकि एक इंडस्ट्री की जो यूनिटी है वो क्रिएट हो सके, ठीक है, समझ आ रही है जी? गुड। और जो हमारे कनेक्टिविटी है आपस में लोगों की, वो एक बेहतर हो सके, और हम इस इंडस्ट्री को मिल के एक अच्छी स्टेज के ऊपर और अच्छे एक लेवल के ऊपर लेके जा सकें। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में?
बहुत शुक्रिया उमर भाई। जैसे कि लास्ट ईयर जो एडिशन हुआ था ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स का, जी मैं उसका पार्ट था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया, उसको पूरा देखा भी। मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा। उसमें ना एक नौजवान था, उससे मेरी मुलाकात हुई तो वैसे ही ना मुझे पहचान गया। कहता है मैंने सर आपकी वीडियोस देखी हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं मेरा नाम जानता था, उससे दुआ सलाम हुई। तो वो मुझे कहता है कि सर मैं फैज़ान मदीना से वाबस्ता हूँ, यहाँ मेरा जो है ना वो उनसे वहाँ पे पढ़ता था, देख रहा था चीज़ों को। कहता है मेरे हालात बहुत ना मतलब ऐसे ही थे थोड़े से, मैं उधर पढ़ता भी था, थोड़ा बहुत घर को सपोर्ट करने की कोशिश करता था। लेकिन जब से मैंने ये ई कॉमर्स और ये वाली चीज़ें देखना शुरू की, और उमर मुबीन आपको जानता था, वो हैदर भाई को जानता था, सबके नाम जानता था, वीडियोज़ देख के आया था, तो वो कहता था कि ये इसने ना मेरी ज़िंदगी बदल दिया। अभी भी मैं वाबस्ता वहीं से हूँ, फैज़ान मदीना से ही मेरा ताल्लुक़ है, उसी जगह से हूँ। लेकिन अब मैं अपने पूरे घर को न सिर्फ सपोर्ट करता हूँ बल्कि उसके अलावा भी अपने इलाके के अंदर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आ रहा हूँ। तो कहता है कि मैं तो जी आपका और हैदर भाई का और वो बड़ा दीवाना था। तो इस तरह की स्टोरीज़ जो है ना वहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। तो मुझे न सिर्फ ये कि उससे एक लर्निंग भी मिली बल्कि एक इंस्पिरेशन मिली। और आप ये सोचेंगे जब वो लड़का 10 और लड़कों से मिलेगा जो इस वक्त स्ट्रगलिंग स्टेज के अंदर है, तो वो उनको कितना इंस्पायर करेगा। तो बेसिकली अवार्ड का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ लोगों को जमा करें और कुछ लोगों को शील्ड्स वगैरह दे दें। वो भी है, जाहिर सी बात है, वो जो अनसंग हीरोज़ हैं, वो जो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज़ करें। एट द सेम टाइम वहाँ पे ना इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं ना वो क्रिएट हो रही होती हैं। इस तरह के जो नौजवान होते हैं ना, वो 10 और नौजवानों को इंस्पायर कर रहे होते हैं अपनी स्टोरीज़ से। तो मुझे लगता है कि ये जो मकसद है ना, ये अवार्ड देने से या रिकॉग्नाइज़ करने से बहुत बड़ा है। और अल्लाह ताला आपसे ये काम ले रहा है। इंशाल्लाह इस साल भी हम देख रहे हैं कि इसको और बड़े पैमाने पे करें, और इसी तरह की और भी बहुत सारी स्टोरीज़ को कोशिश करें कि हाईलाइट करें, उनको भी स्टेज पे लेके आएँ, उनको भी हम बताएं कि यार ये भी एक स्टोरी है कि जो बच्चा पहले किसी तरह से स्ट्रगल कर रहा था, आज वो माशाल्लाह न सिर्फ ये कि अपनी कफ़ालत कर रहा है बल्कि 10 और घराने हैं जिसका उसने हाथ थामा हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। हैदर भाई से इसके ऊपर ओपिनियन लेते हैं कि हैदर भाई का इसमें क्या कहना है। बहुत गहरी बात है। उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं जब अपनी ओपिनियन तो मैं तो उसको थोड़ा सा वैसे मैंने एक्सप्रेस भी किया और मैं एंड में थोड़ा सा और एक्सप्रेस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं वलीद से भी थोड़ा सा इसमें जानना चाहूँगा। बिकॉज वलीद एक ऐसा मेरे ख्याल इंडस्ट्री का बंदा है जो कि इंडस्ट्री का एक शायद ऐसा बंदा है कराची में जब हम काम कर रहे थे, और भी आपको याद होगा ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो वलीद वाज द वन जो कि हमारी कंपनी में पूरे लाहौर के रीजन को देखता था और जो डीले निकाल के लाता था ना, डीले इन टर्म्स ऑफ हम इसे कहते हैं कि वाइट लेवल की जो प्रोडक्ट्स, हमारा वाइट लेवल का एक ब्रांड पे हम काम करते थे, तो पूरे लाहौर डिवीजन को देख रहा था। तब से मैं इस बंदे को देख रहा हूँ कि ये वाइट लेवल का जो काम है उसका एक किंग है। उस पर पूरी एक डिटेल पॉडकास्ट भी हमने साथ की है। तो वलीद तुम बताओ कि इंडस्ट्री का तो हमने पर्सपेक्टिव देख लिया, फ्रीलांसर्स का पर्सपेक्टिव भी देख लिया, इकोसिस्टम का चले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। तुम बताओ कि तुम्हें बीइंग अ लेमैन कैसा लगा एक ऐसे इकोसिस्टम को के होते हुए एक ऐसी जगह जहाँ पे तमाम लोग इकट्ठे हुए, उस इंडस्ट्री के लिए वो कैसा बेनिफिशियल है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू हैदर भाई, आपने जो है मुझे मौका दिया आज इस बैठक में। और एज़ यू नो डैट कि हम लोग 2016 से एक 9 साल का एक टाइम पीरियड है जब से हम लोग एक साथ हैं और काम कर रहे हैं। और इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स को प्रमोट करने वाले सबसे पहले जो बंदे थे वो हैदर अहमद काजी और उमर मुबीन थे। ठीक है, इससे पहले जो लोग ई कॉमर्स कर रहे थे वो समहाउ अमेज़ॉन पे चीज़ें सेल कर ली या किसी भी मार्केट प्लेस पे कर ली। लोकल ई कॉमर्स का पर्सपेक्टिव देना, अपना ब्रांड लॉन्च करना, अपनी वेबसाइट बनाना, मार्केटिंग करना, उसको सेल करना, वो जो लोगों को एक शौर देना है वो आप दोनों ने दिया, और इसके लिए थैंक यू आप दोनों का कि आप लोगों ने जो है यूथ को इस सिस्टम पे लेके आए और उनकी जो रोज़गार है उसका आप ज़रिया बने। अच्छा, थोड़ी सी ना हम बात कर लेते हैं। आप लोग का बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव है कि आप लोग ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स करवाते हैं, वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करते हैं डिफरेंट ब्रांड्स को, इंडिविजुअल्स को जो लोग आते हैं और इस सारे इकोसिस्टम का पार्ट है। वहाँ पे बहुत सारी नेटवर्किंग्स के मौके भी मिलते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग जिस टाइम से ई कॉमर्स कर रहे थे तब थोड़ा सा ई कॉमर्स के जो मॉडल्स थे ना वो बहुत सारे चेंज थे, कुछ आसानियाँ भी थी, इतना कंपटीशन नहीं था, लोग अवेयरनेस नहीं थी, और हम लोग बहुत ईजिली जो है अपना वाइट लेवल जो ब्रांड था या पीएल ब्रांड था हम लोग उसको लेके चल रहे होते थे। अब जैसे जैसे लोग इन होते गए तो उसमें एक कंपटीशन आता गया, मार्केट सैचुरेटेड होती गई। ठीक है, अब अभी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे अदारे या बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो कि अपनी वीडियोस के ज़रिए लोगों को कहते हैं कि जी आप आओ ई कॉमर्स करो। अब वो ई कॉमर्स के लिए बुला तो रहे हैं, अब मसला वहाँ पे ये आता है कि वो जिस लाइन पे उनको चला रहे हैं, लेके जाना चाह रहे हैं, जो एक उनकी स्टेज है, वो क्या ठीक है? अब पाकिस्तान में, क्योंकि मैं खुद एज ई कॉमर्स ट्रेनर हूँ और बहुत सारे जो है लोगों को वो ट्रेन भी कर चुका हूँ, स्टूडेंट्स को, इंडिविजुअल को, कुछ प्रोफेशनल्स भी आते हैं। अब जितनी कॉल्स, क्यूरीज या जो स्टूडेंट्स आते हैं सबका पर्सपेक्टिव एक ही होता है, भाई करना क्या है। मेरा एक दोस्त है वो कर रहा है, यूके में चीज़ बेच रहा है, ड्रॉप शिपिंग कर रहा है, ड्रॉप शिपिंग सक्सेसफुल है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं होलसेल, कामयाब हो जाएंगे? यार वो बंदा 1 लाख कमा रहा है, हम कमा सकते हैं? तो भाई आप ड्रॉप शिपिंग से ये चीज़ नहीं कमा सकते। ड्रॉप शिपिंग में तो डेली बेसिस पे आप एक नई प्रोडक्ट ढूंढने के लिए चले जाएंगे। एक प्रोडक्ट ली, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बेची, उसका ट्रेंड खत्म हो गया, फिर आप क्या करेंगे?
एक नई प्रोडक्ट के लिए निकल लेंगे। तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि आप किसी ऐसे शॉर्ट टर्म पीरियड या ऐसी प्रोडक्ट के लिए जाएं जिसमें आपको बहुत थोड़े टाइम के लिए बेनिफिट है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और उससे एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। तो सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको वाइट लेबल करें, पीएल करें, अपना एक ब्रांड लॉन्च करें, ताकि जो आपकी मेहनत लग रही है ड्रॉप शिपिंग पे भी उतनी लगनी है, आपके वाइट लेवल पीएल पे भी सेम लगनी है, तो क्यों ना आपका एक ब्रांड लॉन्च हो जाए। ठीक है, अब उसमें से अगर फॉर एग्जांपल मैंने 100 बच्चों को ट्रेंड किया ना, तो उसमें से वाइट लेवल या पीएल पे सिर्फ 2 या 3 लोग ही जाएंगे अराउंड। अगर हम इसकी रेशो की बात करें तो वो 3 या 4% इसकी रेशो है। ठीक है, बाकी सारे लोग जो हैं वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आते हैं कि यार आओ पैसा कमाओ एंड दैट्स इट। अच्छा, मैंने यही देखा है कि लोग ना वाइट लेवल की तरफ वो लोग ज़्यादा जाएंगे जिन्होंने ना बस आना है और एक दफ़ा कस्टमर को सर्व करना, दैट्स इट, वो दोबारा से सर्व नहीं करना चाहता, वो आके पैसा कमा के वो जो ई कॉमर्स का एक नशा है, जो मज़ा है ना, वो लेके चला जाए। तो ये जो है ना करके वो जाना चाहता है। इसी वजह से कभी भी वो लॉन्ग टर्म देखते हैं, जैसा तुम बता रहे हो वाकई कि भाई इसने ये देखना यार वो लाख रुपये कमा रहा है तो मैं भी अपना लाख रुपये बनाऊँ और मैं साइड हो जाऊँ। अच्छा अभी यहाँ पे ना मैं आपकी बात कट करूँगा, एक इसका ड्रॉबैक भी है। अब जितने ज़्यादा लोग आके स्टोर्स बना रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आपने कभी ये सोचा है कि वो एट द एंड कस्टमर की जो नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं, वो वहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। अब उससे जो आपका कस्टमर है ना वो भी एक शेकी हो जाता है कि यार मैंने ऑनलाइन चीज़ परचेज करनी है, मुझे मिलेगा क्या। ठीक है, उसका इफेक्ट आता है डायरेक्ट ब्रांड्स पे। लेकिन इसकी जो सेल होती है नाइसर डाइसर, याद है? ये तो बहुत पुरानी बात है। नाइसर एज सीन ऑन टीवी की जो चाइना की प्रोडक्ट्स है, ये जी आज ले और ये 4000 की प्रोडक्ट 3000 रुपए में, ये और इसके साथ अभी रुके ऑर्डर प्लेस करें 4। तो एज सीन ऑन टीवी की जो अच्छा, चाइनीज प्रोडक्ट, आप नाइसर डाइसर की बात कर रहे हैं, आप वो छोड़े, आप ये बताएं बेबी कैरी बेल्ट कितनी बेची थी? उमर भाई उमर भाई ने तो भाईजान, उमर भाई ने तो उसका स्टॉक शायद पाकिस्तान में किसी ने इतनी ज्यादा नहीं बेची होंगी जितनी उमर भाई ने बेची। लिटरली कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर से बेबी कैरी बेल्ट का स्टॉक नहीं मिलता था। नहीं मिलता था भाई। ठीक है, बट द थिंग इज हम कहते थे सेलर डाउन हो गए क्योंकि वलीद ने जो है ना हमें वो बेल्ट जो है ना आउट ऑफ स्टॉक हो गया। नहीं, अच्छा उसके पीछे ना बहुत सारी रीजंस थी। उस टाइम कंपटीशन भी नहीं था, हम लोग जो चीज़ देते थे एट द कस्टमर एंड वो ओरिजिनल ऑथेंटिक प्रोडक्ट होती थी जिसका कस्टमर को भी फायदा होता था। आज जो चीज़ जा रही है ना वो डी कैटेगरी की चीज़ जा रही है, जिसकी वजह से एट द एंड आपके ब्रांड्स को भी सर्वाइव करना पड़ा है। जो लोग जेन्युइनली इस काम में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी सर्वाइव करना पड़ा है। किसकी वजह से? ऐसे लोगों की वजह से जो कि एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आते हैं, जिनका पर्पज है सिर्फ पैसा कमाना, ब्रांड चलाना नहीं है। अच्छा, उनकी एक और मजेदारी की बात बताता हूँ, वो शॉपिफाई पे वेबसाइट भी इसलिए बनाते हैं कि 3 महीने के लिए $1 का प्लान है, बनाएंगे 3 महीने बाद वेबसाइट बंद करेंगे, डेट सेट आप लोग चले जाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से कस्टमर भी आपका हर्ट होता है और जो ओरिजिनल जेन्युइन लोग अपने ब्रांड्स के लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी एट द एंड हर्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा उमर भाई, इसके साथ साथ मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगा। अभी चूंकि आपने देखा और आप इस पे बहुत सारी आपने बात भी की, आपकी एसोसिएशन पीई पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन ने भी इस एजेंडे पे जो है वो क्वेश्चंस रेज किए थे, जो 18% टैक्स लगा है हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री पे। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं और इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं? क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है, मेरे पास डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो काम कर रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी और ब्रांड्स बिल्ड किए थे। वो लोग अब कह रहे हैं कि जी हम अपना बिजनेस वाइंड अप करने जा रहे हैं क्योंकि हमारा तो पाकिस्तान के साथ लिंक नहीं है, हम क्यों यहाँ पे हर महीने सेल्स टैक्स की रिटर्न्स जो हैं वो फाइल करें और ये सारी चीज़ें करें। अब इस पर आप क्या देखते हैं कि क्या इस पर इम्पैक्ट आएगा एज अ पॉइंट? अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने किसी कस्टमर को, या अगर कोई फॉरनर्स हैं जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं लोकल ई कॉमर्स पे, तो क्या वो करेंगे? और इसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं या किस तरह से जो है इस चीज़ को हम आगे लेके चल सकते हैं ताकि जो आगे लोग हैं आने वाले या जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्चुअल में बेनिफिट हो? अच्छा देखिए वलीद, आपका सवाल बहुत लंबा था, छोटे सवाल पूछा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा यार देखिए सीरियसली, चीज़ें जो टैक्स वाली अमाउंट है ना, ठीक है, वो 4% हो या 18% हो 16% हो, कुछ भी एडिशनल अमाउंट आपको हर्ट करती है। ठीक है, बेशक वो 0.1% ही हो, वो आपको हर्ट ज़रूर करेगी। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो पहले आपने मुझसे बात की थी ना, जो पहले आप बता रहे थे यार लोग शॉर्ट टर्म बिजनेस के लिए आते हैं, वो उसी शॉर्ट टर्म बिजनेस से उनका बिजनेस लॉन्ग टर्म में बन जाता है। ये उन्होंने प्लान चीज़ें नहीं की होती कि मुझे इसके टैक्स जमा करवाने हैं, मुझे इसके रिटर्न जमा करवाने हैं, इतना मेरा बैकअप प्लान होना चाहिए और मैंने अपने पैसे को, अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में पार करके रखना है। ठीक है, सबसे पहले मसला वहाँ से स्टार्ट होता है। दूसरी चीज़ कि हाँ, ये टैक्स वाली चीज़ें बहुत हद तक इम्पेक्ट कर रही हैं बहुत सारे ब्रांड्स जो कि SMEs थे स्पेशली, ठीक है, वो बंद हो चुके हैं। मेरे नॉलेज में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं कि जिनका कैश फ्लो और इन टैक्सेस की वजह से वो बहुत डिस्टर्बेंस हुई है उनको, और उन्होंने बंद कर दिया कि हमें नहीं चलाना। ठीक है, हम रक्षा चला लेंगे, अगर हम अंडे बेच लेते हैं, कोई और काम कर लेते हैं, ये काम हमने नहीं करना। ठीक, क्योंकि देखिए सिर्फ एक चीज़ इम्पैक्ट नहीं होती है, वहाँ से कुरियर के पूरे ऑपरेशंस हर्ट हुए इन चीज़ों की वजह से। कुरियर कहता है हमारे ऊपर एक्स्ट्रा कैलकुलेशन पड़ गई, अब हम आपको पहले ये काम करेंगे, उसके बाद फिर हम आपका पैसा रिलीज़ करेंगे, जो कि हमने कुरियर वालों के साथ डिस्कशन भी की है इसके ऊपर। तो वो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। उस इकोसिस्टम में जो सबसे पहले रगड़ा जाता है ना, वो बंदा जिसके डेली के 5-7 ऑर्डर्स है, वो हैंड टू माउथ वाले सिस्टम भी अंदर चल रहा है। उसको कुरियर से पैसा आना है, उसने वेंडर को पैसा देना है, उसने फेसबुक कार्ड का पैसा देना है, फिर उसका सिस्टम चल रहा है, फिर वेंडर ने उसको अगला माल दोबारा देना है, फिर उसने उसके ऊपर फेसबुक ऐड चलाने हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आपके पास एडवर्टाइजर्स है ना, नंबर ऑफ एडवर्टाइजर वही ऐसे लोग ही हैं।
ठीक है, आपका 91% एडवर्टाइज़र वो है पाकिस्तान में मेटा के ऊपर जिसका डेली स्पेंड 1000 से नीचे है, 91% तादाद है, ठीक है। और जितने बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी लाखों में स्पेंडिंग होती है, ठीक है, ये 4-5% है। इसके अलावा बाकी वो सेलिब्रिटीज़ हैं या वीडियो व्यूज़ के लिए या क्लिक बेट। और अच्छा, मैंने तो यहाँ पे एक चीज़ और भी देखी है कि जितना आप बता रहे हैं कि 91% ऐसे लोग हैं जिनका एड स्पेंड 1000 से कम है, वो तो आई थिंक गूगल एड्स की तरफ भी नहीं जाते, वो तो सिर्फ मेटा पे ही सिर्फ मेटा के ऊपर डिपेंड करते हैं और या गूगल की तरफ भी जाते हैं। ऑब्वियसली यार सबकी अपनी मीडिया प्लानिंग है, अपनी ऑडियंस है, क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट की ऑडियंस कहाँ पे बैठी हुई है, तो उसके हिसाब से टिकटॉक भी है। टिकटॉक इज़ दी आई थिंक मोस्ट इमर्जिंग मार्केट। और जिस तरीके कार से ना हमने देखा था टिकटॉक ने यूएसए में फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, स्नैपचैट को तहस नहस कर दिया ना। अच्छा चलिए, आपने टिकटॉक की बात कर ली, अब मैं आपका क्वेश्चन आगे आपका जवाब यही पे काट रहा हूँ। मुझे एक चीज़ बताएं, टिकटॉक पे जो ऑडियंस आती है, जो ऑर्डर्स लैंड होते हैं, वो कितने % मेच्योर होते हैं? क्योंकि मैंने तो यही देखा है कि जो टिकटॉक की ऑडियंस है वो उस तरह की जो है ऑडियंस नहीं है कि सबसे पहली चीज़ मैं आपको ऑडियंस का एक बात बताऊँ। आप फेसबुक यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक नहीं यूज़ करते, गूगल यूज़ करता है, यूट्यूब यूज़ करता है, ठीक है। 32 में से एक प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करता ना। वो ऑडियंस यार हमारे जैसी है, ठीक है। वो शक्ल सूरत, बोल चाल, रहना पीना, खाना पीना सब कुछ हमारे जैसा ही, क्योंकि इसी माशरे का हिस्सा है। रिटर्निंग किसके ज़्यादा है? जो कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट बेच रहा है जिस पे लोगों को ट्रस्ट नहीं है, ठीक है। नंबर 1 चीज़, टिकटॉक पे बहुत ऐसा एडवर्टाइज़र आता है जो कि मेटा पे एडवर्टाइज नहीं कर सकता। वो इस टाइप की है, तो रेप्लिका सूट या 2 नंबर चीज़ें, कुछ भी XYZ चीज़ें ऐसी बेच रहे हैं, उनका रिटर्न रेशो ज़्यादा है। एक ब्रांड का मैं डाटा दिखा सकता हूँ, एक महीने में 1700 ऑर्डर से टिकटॉक से 4% रिटर्न था, ठीक है। मेटा से हमने उसकी कैलकुलेशन निकाली, मेटा से 13-14% रिटर्न था जो मेटा से ऑर्डर लैंड हुए थे। मेटा मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम। जो टिकटॉक से आए थे वो 4% रिटर्न थे। ज़्यादा मेच्योर ऑडियंस उनकी टिकटॉक के ऊपर थी। क्यों? क्योंकि यार वो ब्रांड था। तो फिर सिंपल आप कहना चाहेंगे ये ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है? ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, ये आपकी ब्रांडिंग के ऊपर वेरी करता है और आपके कंटेंट के ऊपर वेरी करता है कि आप किस कंटेंट को एडवर्टाइज कर रहे हो। दूसरा क्लम्बर क्या था, क्या कुकीज़ वाला क्रम्बल वाले ढूंढ रहे हैं आप। अच्छा, मैं आपके सवाल का ना एक और जी। इसी जो उमर भाई ने बहुत अच्छी बात की उसी में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि हमने भी ना टिकटॉक पे एडवर्टीजमेंट शुरू की और उसके अंदर चीज़ें देखना शुरू की, तो एक बड़ी अच्छी स्टडी निकल के आई उमर भाई। वो ये कि ऐसी प्रोडक्ट्स का सेट बनाया जिनकी प्राइस 1000 से 1500 के दरमियान थी, मतलब मैक्सिमम प्राइस 1500, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है टिकटॉक पे। जैसे ही आप उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना शुरू करें कि जो 1500 से थोड़ा सा ऊपर 2000, 2500, उसकी जो प्रोग्रेस होती है वो स्लो जाती है, 2500 से ऊपर जाओ 0। अच्छा, मेरे पास मेरे पास इसका बिल्कुल एक मेरे पास ना इसका बिल्कुल एक उल्टा केस स्टडी है। मेरे पास एक ब्रांड है जिसकी कपड़ों का, जिसकी हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उनके पास ईस्टर्न, वेस्टर्न, मेन, वुमेन सारे सबके वो है। जिस सूट की प्राइस 10,000 से ऊपर है ना, वो टिकटॉक पे बिक रहा है। 10,000 से नीचे वाला बिक ही नहीं रहा। इसी फार्मूले के ऊपर मैंने भी एडवर्टाइज़ किया था कि यार मैं टिकटॉक पे ना 2000 से नीचे वाले के साइड बनाऊंगा और वो चलाऊंगा, ऑर्डर ही नहीं आ रहे। फिर मैंने इसको ऑटो रख के चला दिया, तो वो महंगे सूट के ऑर्डर आ गए। अब टिकटॉक की बेसिकली जो पीछे देखो, मेटा ने 18-20 साल लगाए अपने एल्गोरिदम्स को बिल्डअप कर लिया। टिकटॉक के एल्गोरिदम उस हिसाब से भी बिल्डअप नहीं है, लर्निंग चल रही है। तो आपको हर एड सेट के ऊपर हर नए दिन एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, हर ब्रांड के साथ एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि वो अभी टिकटॉक पीछे बैकएंड के ऊपर वो एल्गोरिदम्स उसके ऑडियंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेटा तो बहुत हद तक समझ चुका है, वो तो ऑडियंस को गोल के पी चुका है, ठीक है। बट टिकटॉक अभी उसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि यार रिएक्शंस क्या होंगे, ठीक है। मैं कस्टमर को कौन सा ऐड दिखाऊं, यूज़र को कब कौन सी वीडियो दिखाऊं और उसका रिएक्शन क्या होगा, तो वो भी रिएक्शन नोट डाउन कर रहा है। उसके बाद वो एल्गोरिदम यार को लगेंगे 5-7 साल लगेंगे। बट टिकटॉक ऑनेस्टली हमारे इस खित्ते से ना फेसबुक और इंस्टाग्राम को खा भी जाएगा, खत्म कर। ऐसे ही जिस तरह भी यूके के अंदर, यूएसए के अंदर उसने करना स्टार्ट कर दिया। मेरे ख्याल है ये काफ़ी डिटेल गुफ्तगू है इसके ऊपर। हमें एक पूरी बैठक एक सिर्फ इसी पे होनी चाहिए, टिकटॉक, फेसबुक, गूगल पे। लेकिन हैदर भाई आखिरी बात करो। नहीं हैदर भाई, आपको जाने नहीं देना भाई। एक क्वेश्चन आपसे है, एक क्वेश्चन आपसे है, वो चले आखिरी ठीक, आखिरी चले करें। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये है, बहुत सारे वेल नाउन ब्रांड्स के साथ आपने काम किया, कॉर्पोरेट लेवल पे आपने काम किया और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। आप जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारी यूथ है, जो ई कॉमर्स करना चाह रही है, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि अगर वो सिर्फ एक ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड करते हैं तो वहाँ से वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, या जो उनके ख्वाब है कि हम लोग लाखों रुपया या करोड़ों रुपया हम एक ब्रांड बिल्ड करके कर लेंगे, ठीक है, वो सक्सेसफुल हो सकता है? क्योंकि जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है और जो स्टैट्स कहते हैं, पाकिस्तान में ई कॉमर्स इंडस्ट्री अभी भी 5% पे है। इट्स मीन कि 95% आपका ऑफलाइन बिजनेस है, जिसको आप फिजिकल रिटेल, होलसेल या वट एवर आप कुछ भी कह लें, तो उसको स्किप किए बगैर उस 5% में रहते हुए आप उसको कम्पीट कर सकते हैं।
बिल्कुल कर सकते हैं। देखें ई कॉमर्स के अंदर इस वक्त इतनी पावर है ना कि अगर आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान में सबसे स्टेबल अमीर तरीन इंसान उठाए ना तो वो आपको जेफ बेजोस मिलता है। अली बाबा एक दिन के अंदर ई कॉमर्स से इतनी सेल करता है जितना आपके पूरे मुल्क का कर्जा इंटरेस्ट डाल के जो है ना बन जाता है, एक दिन में करता है। 11/11 पे ना मंडी लगती पूरी। इस वक्त चाइना जो है वो तकरीबन 46 से 48% ई कॉमर्स पे रिटेल उसका आ चुका है, यानी कि जो सेल ई कॉमर्स से होती है। हम अभी 5% से भी नीचे हैं। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल पड़ा है और आपके पास एग्जाम्पल्स हैं प्यारी वॉल्स, आप और बहुत से इतने ब्रांड्स हैं प्राइवेट लेबल के। मैं आप लोगों को बताऊं, हम लोगों का ना अगेन वही मसला जो शुरू से हमने स्टार्ट किया था, हम वाइट लेबल की तरफ जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना जाते हैं और वो करके उसका पैसा कमा के या धोखे से पैसा कमा के या छोटे सा हमारे ना असल में जो मेंटोर्स हैं ना उन्होंने ख्वाब ये दिखाया कि जी थोड़ा सा आप स्पेंडिंग करो या इतना सा आप लगाओ, इतना रिजल्ट है, या कुछ भी ना लगाओ और इतना रिजल्ट है। और आपने देखा होगा बहुत सारे इस तरह के यूट्यूब चैनल्स भी हैं जी, आप यहाँ पे गए क्लिक करें पैसे कमाएं। ठीक है, तो उन शॉर्टकट्स ने ना बेसिकली ये आपने यहाँ से अगर लाहौर से कराची जाना ना तो आपके पास 5 मुख्तलिफ रास्ते तो हो सकते हैं। कोई एक 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर तो हो सकता है, लेकिन कोई ये कहते ना कि भाई 50 किलोमीटर में आप कराची पहुंच जाएंगे तो जहाँ से भी जो है ना जाके आप नहीं पहुंच सकते। तो समझने की बात यह है कि एक जो प्रोसेस है ना उसको समझाने के बजाय हमने बताया जी आप मुझे 50 किलोमीटर में मैं आपको जनाब कराची पहुंचा दूंगा। आवाम आती है और जब वो चलती है और जब वो आगे देखती है तो आगे वो सहरा में बैठे होते हैं, कुछ भी नहीं होता। तो मसला ये है, हमें सिखाना है। हमारी कोशिश उमर मुबीन की, मेरी, हम पूरी इकोसिस्टम की आज इस बैठक की भी जो कोशिश है ना वो यही है कि यार हम उन लोगों को समझाएंगे इट्स अ जर्नी, आप इस जर्नी में चलें। और जो जो चला है ना यार उसने अपने आप को मनवाया है। आज आप देखें एग्जाम्पल्स हैं यार बहुत सारे, इवन यार इतनी नीश कैटेगरीज है ना कॉस्मेटिक्स के अंदर, इतनी नीश कैटेगरीज हैं आपकी जो मदर फीड के प्रोडक्ट्स हैं, जो बेबी केयर के प्रोडक्ट्स हैं, न्यू बॉर्न के प्रोडक्ट्स हैं, उन कैटेगरीज पे नेक्स्ट मामाज के नाम पे एक ब्रांड है यार, वो उसकी आप जरा जाके देखें, उसका वेयर हाउस देखें, यहाँ पे पीआईए रोड के ऊपर है। कसम से उसके प्रोडक्ट्स देखे, वो क्या प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो छोटा बच्चा है उसका नाक जब बहरा होता है ना तो वो आप उंगली डाल के या किसी तरीके से उसका नाक नहीं निकाल सकते। एक प्रोडक्ट उसने 3000 3,500 की इंपोर्ट करवाई है चाइना से, जो आप वो हल्के से वैक्यूम के साथ वो जो है ना नाक खींच लेता है। ये प्रोडक्ट्स यार इतनी कैटेगरीज हैं, ये अब कोई ब्रांड दे रहा है पाकिस्तान में? जुबैदास दे रहा है आपको, बच्चा पार्टी दे रहा है, कोई भी नहीं दे रहा है। ये वो दे रहा है। तो कहने का मकसद ये कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट इसमें बहुत कम है, समझने की ज़रूरत है सिर्फ। और बहुत सारे ब्रांड्स अपने नीश के अंदर काम कर रहे हैं और हम यही प्रमोट करना चाहते हैं और यही हम लोगों का मकसद है। और इसमें इतना पैसा है ना कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदर भाई मेरे ख्याल से ना ये कैटेगरीज और ब्रांड सिलेक्शन पे ना हम एक नेक्स्ट बैठक रखते हैं जिसमें बड़े topics निकल रहे हैं और मेरे टॉपिक्स निकल रहे हैं और हैदर भाई को घर से मैसेज आ रहे हैं, उन्होंने घर चीजें लेके जा दी है जिसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। तो इंशाल्लाह जो है ना एग्जांपल भी ऐसे दे रहे हैं नाक बहने वाले, ये क्योंकि ये ऑर्डर कर रहे थे ना इसलिए। तो इंशाल्लाह फिर जो है नेक्स्ट बैठक में हम बहुत सारी जो है चीज़ों से पर्दा हटाएंगे और जो 2 ब्रांड गुरुज हमारे साथ अवेलेबल है इनसे पूछेंगे कि किस तरह से इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे आएंगे, ब्रांड सिलेक्शन कैसे करनी है और प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे है। और हमें इस बैठक को आगे लेके जाना है और अगर आप लोग भी इस बैठक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जरूर है। फाइनल बात करें और खत्म करें यार। फाइनल बात ये है कि ये जगह मिस्टर दाइम ने हमें दी है, वुड गैंग का ऑफिस है ये बुद्धि वर्टिकल में 94 बिजनेस सेंटर। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर बुध वाले दिन हम यहाँ पे कारपेट पे बैठ के इस तरह के गपशप लगाए। अगर आप लोग भी इस कारपेट पे आना चाहते हो, जादुई कारपेट पे, तो अगले बुध वाले दिन आप यहाँ पे आ जाना। और लोकेशन वैसे मुझे व्हाट्सएप करो या 94 बिजनेस सेंटर गूगल पे सर्च करो तो आपको यहाँ की इस ऑफिस की लोकेशन मिल जाएगी। थैंक यू। जी आखिरी बात यही है कि 8 नवंबर निशात होटल में भूलिएगा नहीं। अगर आप ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर भले एक्सेल कर चुके हैं, मिड पॉइंट पे हैं या स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, किसी भी जगह पे आपका जर्नी है तो आपने वहाँ होना है। इसलिए नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी, या वो सिर्फ हो सकता है कि कोई एक बंदा वहाँ पे किसी एक चेयर पे बैठा हुआ हो और आप उसकी इंस्पिरेशन बन जाएं, आप उसके लिए एक रोल मॉडल बन जाएं। तो अपने लिए तो आना ही आना है, किसी उस बंदे के लिए भी आना है। तो 8 तारीख को इंशाल्लाह आपसे आने का तरीका जी मुख्तलिफ हो सकता है। आप इन ड्राइव से आ सकते हैं। तरीका एक ही है, आपने ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स.co.uk की वेबसाइट के ऊपर जाना है। बिल्कुल, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज है, रजिस्ट्रेशन के पेज पे अपने रजिस्ट्रेशन करना, इनवाइट ओनली है, इट्स नॉट अ पब्लिक इवेंट, ये इनवाइट ओनली इवेंट है। तो यार कर सकते हैं बेसिकली। वो लास्ट टाइम भी 450-500 बंदा था यार। निशात वाले ना फिर बिल बहुत बनाते हैं। इंशाल्लाह एक्सपो सेंटर में भी जाएंगे। और अभी ये चायकॉन भी गया था तो उसका भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट हम चायकॉन को इंशाल्लाह फिर, और अगर आज़ाद भाई इधर ही हुए तो उनको भी बिठाएंगे यहाँ पे, उनसे ज़रा चायकॉन वाली छोटी सी चीज़ें निकलवाते हैं। तमाम लोगों से एक गुजारिश है कि डेट याद रखें, लोकेशन 8 नवंबर और निशात होटल में, एम्पोरियम मॉल लाहौर के अंदर आपने आना है। इंशाल्लाह वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू जी, अल्लाह।